सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कीटों के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले इस स्लाइड को देखिए। इसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो वो लिव यंग्स को पैदा करेंगे या फिर वो लेज एग्स देंगे। तो एग देने वाले जो जीव होते हैं उनमें दो तरह का डेवलपमेंट पाया जाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो सेक्सुअल प्रजनन मतलब लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं, बहुकोशिक जीव, इनकी शुरुआत एक कोशिका से होती है जिसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, ये जो जाइगोट होता है मेल और फीमेल गैमेट्स के संगलन से, युग्मकों के संगलन मिलने से बनती है और ये क्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो जाइगोट होता है उसमें कई विदलन होते हैं। उसके बाद कोशिका विभाजन मतलब क्लीवेज होंगे और फिर सेल डिवीजन होगा। और फिर इस क्लीवेज और सेल डिवीजन के बाद इसमें उत्तक अंग और अंगतंत्र का विकास होता है। ठीक है, जाइगोट जो होता है उसकी जो प्रथम अवस्था होती है वो भ्रूण या एम्ब्रियो कहलाती है। ठीक है, तो एम्ब्रियो या भ्रूण वो अवस्था है जीव की जो कि उसकी हैचिंग मतलब स्फुटन से पहले की अवस्था है, जिसके अंदर विदलन और विभाजन शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी जो एग मेम्ब्रेन है, अंड झिल्लियाँ जो होती हैं वो यथावत रहती हैं। फिर हैचिंग की क्रिया होगी। उस समय क्या होगा, ये जो अंड झिल्लियाँ होंगी उससे एम्ब्रियो का बाहर आना, भ्रूण का बाहर आना स्फुटन या हैचिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। हैचिंग कब होगी, जब अंड झिल्लियों से एम्ब्रियो बाहर आएगा। फिर इसमें दो तरह के डेवलपमेंट हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, ये जो बेबीज़ होते हैं वो अपने एडल्ट के मिनिएचर होते हैं, मतलब उनका छोटा स्वरूप होते हैं, और फिर ये अपने ग्रो करके साइज़ में बड़े होकर बिल्कुल अपने जो एडल्ट होते हैं उनके जैसे बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये अपना ओवरऑल फॉर्म जो होता है वो उसको चेंज नहीं करते। जैसे इसमें देखिए, ग्रास हॉपर जो है उसमें उसके जो एग्स हैं उसमें 2 वीक्स के अंदर ये निम्फ के अंदर चेंज हो जाता है। फिर ये निम्फ जो है 4 to 7 वीक में मोल्टिंग की क्रिया के द्वारा, कई बार सेवरल मोल्टिंग होती है इसमें, और फिर ये एडल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, और दूसरा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसमें एग्स जो होते हैं वो हैचिंग के द्वारा लार्वा में चेंज होते हैं। ये लार्वा जो होती है इमेच्योर स्टेज होती है, जो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, अपने वयस्क से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है। फिर ये लार्वा ग्रो करता है और इसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, जिसके द्वारा इसकी शेप में ड्रामेटिकली चेंज आता है। एग से जैसे इसमें शो कर रखा है, कैटरपिलर बनेगा, प्यूपा बनेगा। ठीक है, लार्वा अवस्था, प्यूपा अवस्था, और फिर ये बटरफ्लाई में चेंज हो गया, एडल्ट में चेंज होगा। तो ये जो शब्द है मेटामॉर्फोसिस, उसको आप लोग पहले समझिए, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ये मेटामॉर्फोसिस जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द ट्रांसफॉर्मेशन, से लिया गया है। ठीक है, मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो इमेच्योर लार्वा होता है, अवयस्क लार्वा, इमेच्योर लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के द्वारा
मैच्योर, जो कि सेक्सुअली मैच्योर, रिप्रोड्यूसिंग एडल्ट में चेंज होता है। तो ये इमेच्योर जो लार्वा था वो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के द्वारा, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, सेक्सुअली मैच्योर रिप्रोड्यूसिंग लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, अब सबसे पहले समझते हैं ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें दो तरह के डेवलपमेंट पाए जाते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रत्यक्ष परिवर्धन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसके द्वारा, हैचिंग के द्वारा ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं जो वयस्क के जैसे ही स्वरूप के होते हैं लेकिन आकार में छोटे होते हैं और वृद्धि करके आकार में बढ़ते हैं और वयस्क के जैसे हो जाते हैं। जबकि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हैचिंग के बाद जो अवस्था प्राप्त होती है वो अपने वयस्क से व्यवहार में, स्वरूप में बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये इसके मेन डिफरेंस है। ठीक है, साथ में एक डिफरेंस ये भी है, हाँ, एक तो हो गया डायरेक्ट डेवलपमेंट में जो जीव निकलते हैं हैचिंग के बाद वो वयस्क के स्वरूप के ही होते हैं, आकार में वृद्धि करके स्वरूप के होते हैं लेकिन आकार में छोटे होते हैं और वृद्धि करके वयस्क में बदलते हैं। जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में स्वरूप और व्यवहार में ये वयस्क से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक ये होता है कि इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर जो भ्रूणीय अवस्थाएं होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं। ठीक है, और इनमें जो अंडे होते हैं उनमें जो पोषण सामग्री, जो यौक होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो भ्रूणीय अवस्थाएं होती हैं वो छोटी होती हैं और इनमें जो पोषक भोजन सामग्री होती है वो अल्प मात्रा में, यौक अल्प मात्रा में पाया जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है उसको समझो एक बार। डायरेक्ट डेवलपमेंट उन जंतुओं में पाया जाता है जिनके अंडों में या तो पोषक सामग्री जैसे यौक है, यौक की अधिक मात्रा प्रेजेंट होगी, या फिर माता से जो पोषण प्राप्त करने के लिए इनमें विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं। जैसे रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, रेप्टाइल और बर्ड्स, रेप्टाइल्स से क्या, जैसे सपोले निकलेंगे, बर्ड से चूजे निकलेंगे। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनके जो अंडे होते हैं वो क्लीडोइक एग्स होते हैं। क्लीडोइक एग होते हैं इनमें। तो इनमें क्या होता है, यौक जो होता है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि इनका एम्ब्रियो जो होता है इस यौक से ऊर्जा और भोजन पदार्थ प्राप्त करके वृद्धि करता है। और फिर इनमें हैचिंग के बाद जो जीव निकलता है वो वयस्क का बिल्कुल छोटा रूप, लघु रूप होता है, जो कि पोषण प्राप्त, हालांकि वो रंग और आकार में वयस्क के जैसा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर पोषण और संरक्षण प्राप्त करके ये फिर वयस्क में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स होते हैं विविपेरस, मतलब जरायुज, जो कि अंडे नहीं देते। उनमें क्या होता है, माता के शरीर से ही ये एम्ब्रियो जो होता है, भ्रूण होता है, पोषण प्राप्त करता है। ये प्लेसेंटा नामक ऑर्गन होता है जिससे ये अपने माता से जुड़े रहते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं। और जब इनका जन्म हो जाता है तब इनका जो मानव शिशु होता है, स्तनी किसी भी मैमल का जो शिशु होगा वो बहुत ही अशक्त होता है, इमेच्योर अवयस्क होता है। ठीक है, आकारिकी में वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन आकार जैसे
शॉर्ट रूप होता है उनका बिल्कुल, धीरे धीरे पोषण प्राप्त करके समय के साथ साथ ग्रोथ करके वो वयस्कता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब इसको डायग्राम में देखो आप लोग। सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसमें लेपिस्मा जिसको बोलते हैं सिल्वर फिश, ठीक है, ये आते हैं जैसे इन्वर्टिब्रेट्स जंतु जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, उनमें जैसे कुछ कीट जो पंख विहीन होते हैं जिनको बोलते हैं एप्टेरिगोट्स। एप्टेरिगोट्स ये होते हैं विंगलेस होते हैं एप्टेरिगोट्स, जैसे स्प्रिंग टेल, ये सिल्वर फिश, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनसे अंडों से, अंडे दिखा रखे ना ऊपर, अंडे एग्स हैं, एग से सीधे वयस्क के समान छोटा कीट होता है, लघु कीट उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं निम्फ अवस्था। ठीक है, निम्फ उत्पन्न होता है और ये फिर वृद्धि करके, ये जो निम्फ होता है वृद्धि करके फिर वयस्क में बदल जाता है। तो ये जो अवयस्क स्वरूप है, ये इसकी जो सभी बाह्य संरचनाएं होती हैं वयस्क के समान होती हैं, लेकिन इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ वृद्धि करती हैं, वृद्धि करके ये एडल्ट में चेंज हो जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एमेटाबॉलिक डेवलपमेंट। ये कहलाता है एमेटाबॉलिक डेवलपमेंट। ठीक है, अकायांतरणी परिवर्धन इस कहा जाता है। ठीक है, अकायांतरणी परिवर्धन। इसमें देखिए, ये सिल्वर फिश में एग, यंग्स, ये निम्फ वृद्धि करके एडल्ट में चेंज हो जाएंगे विदाउट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब आता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो जंतुओं में भ्रूण की एक ऐसी भ्रूण हैचिंग करके ऐसी अवस्था हैचिंग के बाद आती है जो कि अपनी आकारिकी स्वभाव में बिल्कुल वयस्क के समान नहीं होते। ये जो अवस्था होती है वो कुछ समय बाद में वयस्क में चेंज होती है। जैसे कि इंसेक्ट जो होते हैं उनमें सबसे पहले अंडे होंगे, अंडे से लार्वा उत्पन्न होगा। ठीक है, और लार्वा से इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में सबसे पहले एग होंगे, एग से लार्वा और लार्वा से प्यूपावस्था और फिर प्यूपा से एडल्ट। ठीक है, तो ये जो लार्वा अवस्था होगी वो अपने वयस्क से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और फिर ये प्यूपा में चेंज होंगे और प्यूपा फिर एडल्ट में। तो इस ऐसा परिवर्तन जिसमें अंडे जो होते हैं, अंडे सीधे अपने वयस्क से बिल्कुल वयस्क के समान उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें अंडे से सीधे वयस्क के समान रूप प्राप्त नहीं होता अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है। और इनके जीवन में एक ड्रामेटिकल, एक नाटकीय परिवर्तन होता है, उसके द्वारा ये वयस्क में चेंज होते हैं। ये घटना कायांतरण मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। ठीक है, और इसमें जो भ्रूणीय अवस्थाएं छोटी होंगी और अल्प योगयुक्त अंडे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी इसके दो टाइप होते हैं,
एक तो अर्धकायंतरणीय परिवर्धन जिसको हेमी मेटाबॉलिक के मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, दूसरा पूर्ण कायांतरण जिसको होलो मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हेमी मेटाबॉलिक को समझेंगे। ये देखिए ड्रैगन फ्लाई जिसमें हेमी मेटाबॉलिक परिवर्तन पाया जाता है, ना तो इसमें सिल्वर फिश की तरह एमेटाबॉलिक होता है और ना ही कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसमें हेमी मेटाबॉलिक मतलब अर्धकायांतरण इसमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो वयस्क होते हैं, वयस्क से भिन्न स्वरूप दर्शाने वाली अवस्थाएं जो होती हैं धीरे धीरे क्रमशः परिवर्तन करके वयस्क में बदल जाती हैं, इसलिए ये अपूर्ण कायांतरण या फिर हेमी मेटाबॉलिक कायांतरण कहलाता है। जैसे ड्रैगन फ्लाई और मे फ्लाई होती हैं, इनमें अंडे से उत्पन्न ये अंडे देख ये एग्स, ये अंडे से उत्पन्न जो अवस्था होती है वो निम्फ, ठीक है, अंडे से उत्पन्न होने वाली अवस्था निम्फ होती है जो वयस्क से भिन्न है, क्योंकि इसकी जो वयस्क हैं, वयस्क आप देख रहे हो पंख, वयस्क में पंख पाए जाते हैं। ठीक है, वयस्क जो है एडल्ट है सैपंख अवस्था होती है, आकाश में विचरण करती है, जबकि ये जो निम्फ अवस्था होती है, निम्फ अवस्था एक्वेटिक होती है, जलीय होती है। ठीक है, और ये कायांतरण से वयस्क में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के द्वारा वयस्क में बदल जाते हैं। इसके अंदर लार्वा और प्यूपा अवस्था, लार्वा और प्यूपा अवस्था, ड्रैगन फ्लाई में ये जो एडल्ट होते हैं वो सैपंख होते हैं, मतलब पंख इनमें पाए जाते हैं और ये आकाश में विचरण करते हैं। और जो ये निम्फ होती है, निम्फ अवस्था जो होती है वो एक्वेटिक होती है, जलीय होती है। ठीक है, और ये कायांतरण से वयस्क में बदलते हैं। लेकिन इसके अंदर लार्वा, इसमें लार्वा और प्यूपा, ये दोनों अवस्थाएं जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, ये जो हेमी मेटाबॉलिक मॉर्फोसिस जो शो करते हैं जो इन कीट, उनको एक्सोप्टेरिगोटा वर्ग में ऑर्डर के अंदर रखा जाता है। एक्सोप्टेरिगोटा जो होते हैं, एक्सोप्टेरिगोटा ऑर्डर के अंदर रखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंसेक्ट्स आते हैं उनके अंदर जो विंग्स होते हैं वो इनकी बॉडी के आउटसाइड से डेवलप होते हैं और इनमें प्यूपा और लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती। ये इनका फीचर है एक्सोप्टेरिगोटा का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेमी मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस ग्रॉसहॉपर में भी पाया जाता है, जिसके अंदर आप देखिए एडल्ट लोकस्ट है जो एग देता है, एग पोर्ट से इसके दिखाए गए। फिर फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इंस्टार के बाद इसमें फ्लैजिंग की क्रिया होती है, मतलब ये उड़ने योग्य हो जाते हैं और फिर एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 मेन स्टेज आ गई और ये इनकम्प्लीट ये जो हेमी मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस है इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लार्वा और प्यूपा अवस्था एब्सेंट होती है। एग से फिर ये बनते हैं, निम्फ अवस्था होती है जो कि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के द्वारा एक इंस्टार से दूसरे इंस्टार में चेंज होती हुई फिर एडल्ट में विकसित हो जाती है। और ये जिस तरह से ये मक्खी, तितली आदि जो होते हैं, भ्रंग, ये जो होते हैं, इनमें इनका जो नेक्स्ट उसमें आएगा लार्वा जो होता है, मोल्टिंग की क्रिया होती है, उसके द्वारा अगली लार्वा अगली अवस्था में चेंज होता है। और लार्वा की जो प्रत्येक अवस्था होती है वो इंस्टार कहलाती है। और जो 2 इंस्टार होते हैं उनके बीच
की जो अवधि होती है वो कहलाती है स्टेडियम। स्टेडियम 2 इंस्टार के बीच की अवधि स्टेडियम कहलाती है। ठीक है, स्टेडियम। अब नेक्स्ट आती है होलोमेटाबोलिक मेटामॉर्फोसिस। कीटों के गण जैसे लेपिडोप्टेरा जिसके अंदर बटरफ्लाई और मोथ आती हैं, और हाइमेनोप्टेरा जिसमें हनी बीज आती हैं, डिप्टेरा में फ्लाइज मक्खी और मच्छर आते हैं। इनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के अंदर सबसे पहले एग्स, ये चार्ट दे रखा है, एग्स के बाद फिर लार्वावस्था आएगी, लार्वावस्था के बाद प्यूपावस्था, और प्यूपा के बाद ये एडल्ट। तो इस तरह इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, क्योंकि इसमें चारों स्टेज पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये स्टेजेज ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये चारों अवस्थाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंडे से निकला हुआ ये जो लार्वा होता है, ये संरचना, व्यवहार और अपने माउथ पार्ट्स, इनकी दृष्टि से ये जो इसके वयस्क होते हैं एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो लार्वावस्था होती है वो पोषण, न्यूट्रिशन प्राप्त करने की सक्रिय अवस्था होती है। इसमें लार्वा जो होता है बहुत सारा पोषण प्राप्त करके कई गुना बढ़ जाता है, और जब ये पर्याप्त मात्रा में वृद्धि कर लेता है तो फिर ये प्यूपा नाम की अवस्था में बदल जाता है। और ये जो प्यूपा अवस्था होती है इसकी, वो एक निष्क्रिय अवस्था, डोरमेंट अवस्था होती है। ठीक है, जिसको डायपोज भी कहा जाता है। लेकिन इस अवस्था के अंदर इसमें तेजी से कायांतरण की गतिविधि संपन्न होती है। इस प्यूपा में क्या होता है, जो लार्वा के अंदर जो बने हुए अंग होते हैं, लार्वा में बने हुए जो अंग होते हैं, वो इस प्यूपा अवस्था में एंजाइम और भक्षाणुओं के द्वारा उनको तोड़ा जाता है, और फिर वयस्क, ये जो एडल्ट है, उसके लिए अंगों का निर्माण इस अवस्था में होता है। ठीक है, और फिर इस प्यूपा से प्रस्फुटन के बाद ये वयस्क प्रकट होता है, जो कि रंग, रूप और व्यवहार में और पोषण के मामले में इस लार्वा से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इस तरह का ये जो कायांतरण है, जिसमें एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये पूरा प्रोसेस चलता है, ये कहलाता है पूर्ण कायांतरण या होलो मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या होलो मेटाबॉलिक। और ये जिन इंसेक्ट्स में पाया जाता है उनको कहा जाता है एंडोप्टेरिगोटा। एंडोप्टेरिगोटा ऑर्डर के अंदर इन सारे इंसेक्ट को एंडोप्टेरिगोटा वर्ग में रखा गया है। इसकी क्या विशेषता होती है एंडोप्टेरिगोटा में, इसके अंदर जो विंग्स होते हैं वो बॉडी के अंदर की तरफ से डेवलप होते हैं, और इसके अंदर प्यूपा और लार्वा, ये दोनों अवस्थाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दोनों अवस्थाएं, एक्जोप्टेरिगोटा में ये दोनों अवस्थाएं एब्सेंट थी, जबकि एंडोप्टेरिगोटा में प्यूपा और लार्वा अवस्थाएं प्रेजेंट होती हैं। ये इनमें मेन डिफरेंस है। ठीक है, जैसे बटरफ्लाइज में देखिए, इसमें होलोमेटाबोलिक मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। एग के बाद फिर लार्वावस्था, और लार्वावस्था के बाद में प्यूपावस्था। लार्वावस्था सक्रिय अवस्था थी, पोषण प्राप्त करके अपनी काफ़ी वृद्धि कर लेता है, और फिर प्यूपावस्था में आता है जो कि एक डोरमेंट अवस्था है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये इसमें चेंज आते हैं और वयस्क के अंगों का निर्माण होता है, और फिर ये एडल्ट इसमें से प्रस्फुटन के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये हो गया पूरा होलोमेटाबॉलिक प्रोसेस इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये जो इसकी प्रक्रिया है, इसके ऊपर हार्मोन्स का कंट्रोल होता है मेटामॉर्फोसिस में। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए, ये ब्रेन का डायग्राम शो है सामने। इसमें देखिए, ब्रेन के अंदर इंट्रा सेरिब्रल ग्लैंड सेल्स होती हैं, साथ में न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं। ठीक है, ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं, ये ब्रेन हार्मोन
ब्रेन हार्मोन BH को सिक्रीट करती है, और ये जो ब्रेन हार्मोन होता है ये कार्पोरा कार्डियका को एक्टिवेट कर देता है। ये है कार्पोरा कार्डियका, और इसके जस्ट नीचे है कार्पोरा एलाटा। ठीक है, कार्पोरा कार्डियका को ये सक्रिय करता है, जो कि किसके लिए, PTTH को स्टिमुलेट करने के लिए। PTTH होता है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, और ये जो PTTH होता है वो स्टिमुलेट कर देता है PGH को, मतलब प्रोथोरेसिक ग्लैंड होती है उसको प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करने के लिए स्टिमुलेट करता है। अब ये जो PGH होता है वो ट्रिगर करता है मोल्टिंग की प्रोसेस को। ठीक है, इसी के साथ जो ये कार्पोरा एलाटा होता है वो जुवेनाइल हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, इनके जो वर्क हैं ये आप लोग एक बार टेबल में देखिए। ये जो ब्रेन हार्मोन है वो सिक्रेट होता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल से, सिक्रेटेड बाय न्यूरोसेंसरी जो सेल्स हैं ब्रेन की उनके द्वारा, और ये कार्पोरा कार्डियका को एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट है PTTH प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन कार्पोरा कार्डियका के द्वारा सिक्रीट होता है, और ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इसी के साथ प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन PGH है, जो कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है, और ये ट्रिगर करता है मोल्टिंग की प्रोसेस को। और एक है जुवेनाइल हार्मोन जो कार्पोरा एलाटा के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और ये मॉर्फोजेनेसिस को रेगुलेट करता है और मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करता है। इसमें हार्मोन्स और भी होते हैं, उनको भी आप लोग देखिए साथ में। इसी के साथ में इसमें ये जो PGH है ये है प्रोथोरेसिक हार्मोन, ये एक ही जगह H है, PGH। ठीक है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन, ये A बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये है PGH प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन, PGH। ठीक है, PGH है। ठीक है, ये जो PGH होता है इसका मेन प्रिंसिपल होता है, ये स्टिमुलेट करता है एपोलाइसिस की क्रिया को। एपोलाइसिस की जो क्रिया होती है उसके अंदर न्यू स्केलेटन के सिंथेसिस की क्रिया के बनने की क्रिया होती है। और ये जो एपोलाइसिस की क्रिया होती है इसको होने में कुछ दिनों से लेकर कई वीक तक लग जाते हैं, और जब एक बार न्यू एक्सोस्केलेटन बन जाता है तो ये इंसेक्ट जो होता है पहले जो ओल्ड स्केलेटन होता एंड एक्सोस्केलेटन होता है उसको गिरा देते हैं। ठीक है, एक है इसमें जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, ये जुवेनाइल हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है अगर इसका प्रोडक्शन अगर ये एब्सेंट हो, नॉर्मली जितना होना चाहिए उसे एब्सेंट होता है, तो किसी भी एडल्ट को ये सेक्सुअली स्टेराइल बंध्य बना देता है किसी भी वयस्क को, अगर इसको नॉर्मल से ये कम अगर एब्सेंट होता है तो। ठीक है, और ये जो इसके अलावा ये जो एडल्ट फीमेल्स होती है उनमें ये जुवेनाइल हार्मोन जो होता है वो एग्स के अंदर योक के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, एग्स में योक के बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। साथ ही एडल्ट मेल जो होते हैं उनमें एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं उसको स्टिमुलेट करता है जिससे कि वो सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करे। ठीक है, ये इसका जुवेनाइल हार्मोन के काम है। इसी के अलावा ये जो जुवेनाइल हार्मोन होता है वो इंसेक्ट के अंदर लार्वा अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है, और जब इसकी कमी होती है, जब इसका सिक्रीशन कम होता है तब ये फिर लार्वा से प्यूपा अवस्था में और प्यूपा से वयस्क अवस्था में इसका इंसेक्ट का कायांतरण होता है। इसके बाद में है एक्डाइसोन। ये जो एक्डाइसोन है ये हार्मोन किसी भी लार्वा की जो अलग अलग इंस्टार अवस्थाएं होती हैं उसके दौरान उसमें जो मोल्टिंग की प्रोसेस होती है निर्मोचन की उसको नियमन करता है, और ये प्यूपा से वयस्क में जो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया है, कायांतरण की क्रिया, उसको भी ये नियमन करता है। ठीक है, लेकिन वयस्क अवस्था में ये जो एक्डाइसोन हार्मोन है वयस्क अवस्था में इसका सिक्रीशन नहीं होता।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये एक्लोसियन, ठीक है। एक्लोसियन ये हार्मोन जो होता है प्यूपा से वयस्क के बाहर निकलने को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, जिससे ये प्यूपा वयस्क बनकर ये बाहर निकलता है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट है बर्सिकोन। ये जो बर्सिकोन होता है ये फिर जो नया बना हुआ नवनिर्मोचित वयस्क होता है उसकी त्वचा को कठोर बनाता है, मतलब उसमें हार्डनिंग और डार्कनिंग जो होती है उसकी इंटेग्यूमेंट में, उसका कार्य ये बर्सिकोन के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।